हेलो प्यारे बच्चों, आईएमए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने वंशागति के नियम और उनके अपवाद के बारे में डिस्कस किया था बेटा। आज अपन कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत के बारे में। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि सट्टन तथा बॉवेरी के द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत का नाम लिखिए। तो पहले तो अपन डिस्कस करेंगे ये सिद्धांत क्या है, क्या इन वैज्ञानिकों ने सिद्धांत के अंदर बताया है। चलिए तो डिस्कस करते हैं वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, ये सिद्धांत दिया है वॉल्टर, सट्टन और थियोडर बॉवेरी वैज्ञानिक ने। कौन से वैज्ञानिक ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है? वॉल्टर, सट्टन और थियोडर बॉवेरी वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और इस सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया था टीएच मॉर्गन वैज्ञानिक ने। प्रायोगिक सत्यापन इस सिद्धांत का किया गया है टीएच मॉर्गन वैज्ञानिक के द्वारा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है वॉल्टर, सट्टन और थियोडर बॉवेरी के द्वारा, और इस सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया है टीएच मॉर्गन ने। ठीक है, अब क्या कहता है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत कहता है कि जीन और गुणसूत्रों का व्यवहार एक दूसरे का समानांतर होता है। अर्थात जिस तरह का व्यवहार गुणसूत्र दर्शाते हैं उसी तरह का व्यवहार जीन भी दर्शाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था बेटा कि जो जीन है ये वंशागति की सबसे छोटी इकाई है जो गुणसूत्रों पर एक विशिष्ट लोकस पर पाई जाती है। और आपने कोशिका विभाजन में पढ़ा है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। अगर गुणसूत्र जोड़े में है तो जीन भी किस में मिलेगी? जोड़े के रूप में मिलेगी। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं कोशिका विभाजन में कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण हो जाता है। तो अगर समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होगा बेटा तो जीन का भी क्या हो जाएगा? पृथक्करण हो जाएगा। ठीक, और पृथक्करण के बाद प्रत्येक जोड़े का एक गुणसूत्र युग्मक में स्थानांतरित होगा। तो अगर एक गुणसूत्र युग्मक में जाएगा तो जोड़े की एक जीन भी किसमें चली जाएगी? युग्मक में स्थानांतरित हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जैसा व्यवहार गुणसूत्रों का होता है उसी तरह का व्यवहार जीन भी दर्शाती है। गुणसूत्र जोड़े में है, जीन भी जोड़े में पाई जाती है। एनाफेज फर्स्ट के दौरान समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण हो जाता है, तो एनाफेज फर्स्ट प्रावस्था के दौरान जो कारक होते हैं जिनको हम जीन कहते हैं उनका भी पृथक्करण हो जाता है। ठीक, युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक युग्मक को जोड़े का एक गुणसूत्र मिलता है, उसी तरह से प्रत्येक युग्मक को जोड़े का एक कारक प्राप्त होता है। जिस तरह से अलग अलग गुणसूत्र जोड़ों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है उसी तरह से एक जीन की वंशागति भी दूसरी जीन से स्वतंत्र होती है। तो इस सिद्धांत के द्वारा सट्टन और बॉवेरी ने यह समझाने की कोशिश की कि जीन और गुणसूत्रों का व्यवहार किस तरह का होता है और कोशिका विभाजन के दौरान इन दोनों का व्यवहार एक दूसरे का समानांतर पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत था जो सट्टन और बॉवेरी ने दिया था। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बेटा, चलिए जी अब अपन बात करते हैं परीक्षण क्रॉस के बारे में। परीक्षण क्रॉस पर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। परीक्षण क्रॉस, जिसको टेस्ट क्रॉस हम बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है परीक्षण क्रॉस? अगर हम F1 संतति का क्रॉस, F1 पीढ़ी में जो संतति मिलती है उसका क्रॉस अगर अप्रभावी पैतृक से कराते हैं, F1 संतति का क्रॉस उसके अप्रभावी पैतृक से कराते हैं तो इसे हम बोलते हैं परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। जैसे अपन ने एक संकर क्रॉस के अंदर बात करी थी, F1 संतति क्या मिलती है बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी।
और अगर इसका क्रॉस संबंध अप्रभावी पैतृक क्या था, बोना, इसके साथ कराएंगे तो ये क्या कहलाएगा, एक संकर टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। इसी तरह से अगर अपन द्विसंकर क्रॉस की बात करें, वहां पर F1 संतति अपनी क्या आई थी, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसका क्रॉस अगर अप्रभावी पैतृक से कराते हैं, अप्रभावी पैतृक क्या था, स्मॉल r स्मॉल y, तो ये क्या हो जाएगा, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो है एक संकर टेस्ट क्रॉस, ये है द्विसंकर टेस्ट क्रॉस। ठीक है बेटा, अब टेस्ट क्रॉस अगर अपन कराते हैं तो संततियों के क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। तो एक संकर टेस्ट क्रॉस का अगर अपन बात करें, इस पादप के युग्मक बना करके अपन पुन्नेट स्क्वायर में रखें, इसके युग्मक क्या बनेंगे बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसके युग्मक क्या बनेगा, एक ही प्रकार का बनेगा, स्मॉल टी। पादप क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब टेस्ट क्रॉस हमने कराया तो हमें दो तरह के पादप मिले, एक तो मिला लंबा और एक मिला बोना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक संकर टेस्ट क्रॉस हम कराते हैं तो जो फिनोटाइप रेशियो हमें मिलता है वो मिलता है 1:1। मतलब एक लंबा होता है और एक क्या मिलता है, बोना मिलता है, एक टॉल और एक ड्वार्फ हमें मिलता है। ठीक है बेटा, तो एक संकर टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो आता है 1:1। और अगर जीनोटाइप रेशियो अपन देखेंगे तो जीनोटाइप रेशियो भी क्या मिलेगा बेटा, 1:1 मिलेगा। कहने का मतलब टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या मिलता है, समान। क्या मिलता है, समान मिलता है, 1:1 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराते हैं, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में इस पादप के अगर युग्मक बनाएंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y के, तो किस तरह के युग्मक बनेंगे बेटा, युग्मक बनाना मैंने आपको बताया था, 4 तरह के युग्मक इसके बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, और इस पादप के एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, स्मॉल r स्मॉल y। क्रॉस होगा, क्या संतति आएगी, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, ये 4 तरह के पादप इसमें मिलेंगे। अब इनका फिनोटाइप अगर अपन देखें तो ये पादप कैसा बेटा, गोल तथा पीला, ये भी गोल और हरा, ये हरा और पीला, और ये हरा और झुर्रीदार। मतलब चारों पादपों का फिनोटाइप क्या है, अलग अलग है। तो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो अगर अपन देखेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा 1:1:1:1। और अगर जीनोटाइप रेशियो अपन देखें, जीनोटाइप रेशियो भी क्या मिलेगा बेटा, 1:1:1:1 मिलेगा, क्योंकि चारों जीनोटाइप अलग अलग टाइप के हैं। तो यहां से ये समझ में आती है कि अगर हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, चाहे वो एक संकर टेस्ट क्रॉस हो चाहे वो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस हो, उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात समान प्राप्त होता है। ठीक है, एक संकर टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात क्या आएगा, 1:1, और जीनोटाइप अनुपात भी क्या आता है बेटा, 1:1 ही आता है। और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो आएगा 1:1:1:1, और जीनोटाइप रेशियो भी आता है 1:1:1:1। ठीक है, तो ये टेस्ट क्रॉस होता है। अब इस टेस्ट क्रॉस का महत्व क्या होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि परीक्षण क्रॉस क्या है और इसका महत्व बताइए। तो टेस्ट क्रॉस का आनुवांशिकी में क्या महत्व है, तो देखिए, अगर आपको किसी भी पादप का जीनोटाइप पता करना है, जैसे कोई भी पादप लंबा है, अब लंबे की केस में 2 केस हो सकते हैं, या तो वो शुद्ध लंबा होगा या फिर अशुद्ध लंबा होगा। हमें पता नहीं है कि पादप शुद्ध लंबा है या अशुद्ध लंबा है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो अगर हमें किसी भी पादप का जीनोटाइप पता करना है, हमें ये पता लगाना है कि वो पादप किसी लक्षण के लिए समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, तो उस अवस्था में हम क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं। जैसे मेंडल को एक संकर क्रॉस में F1 पीढ़ी में सारे पादप कैसे मिले थे बेटा, लंबे मिले थे। तो बाहर से तो अपन केवल पादप का फिनोटाइप ही देख सकते हैं कि पादप लंबा है या बोना है ना। अब लंबा पौधा मिला तो वो शुद्ध लंबा था या अशुद्ध लंबा था, ये पता करने के लिए मेंडल ने क्या कराया, टेस्ट क्रॉस कराया। तो टेस्ट क्रॉस का महत्व क्या हो गया, किसी भी पादप का अगर हमें जीनोटाइप पता करना है, हमें ये पता लगाना है कि वो पादप लक्षण के लिए समयुग्मजी है
या विषम युग्मजी है तो हम क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये टेस्ट क्रॉस का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इस तरह से आपको इसमें लिखना है। टेस्ट क्रॉस पूछा गया, परिभाषा लिखनी है, उसके बाद एक संकर और द्विसंकर टेस्ट क्रॉस बना करके फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आपको बताने हैं, फिर लास्ट में उसका महत्व आपको लिखना है। ठीक है, तो एक तरह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? चलिए अब अपन आ जाते हैं बेटा 2 परिघटनाओं पर, जिसमें एक तो है बहुप्रभाविता, जिसको हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म, और दूसरी परिघटना है बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये 2 अलग अलग परिघटनाएं हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं बहुप्रभाविता की। बहुप्रभाविता क्या होती है बेटा? अगर एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करती है, एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण या निर्धारण करती है, तो उस परिघटना को क्या कहा जाता है बेटा? उस परिघटना को बहुप्रभाविता कहते हैं। अगर एक जीन एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण करती है तो वो परिघटना क्या कहलाती है? बहुप्रभाविता कहलाती है। और अगर अनेक जीन मिलकर के, अनेक जीन किसी एक लक्षण का निर्धारण करती है तो उस परिघटना को हम कहेंगे बहुजीनी वंशागति। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? अगर एक जीन एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण करती है तो वो परिघटना बहुप्रभाविता कहलाती है, और अगर अनेक जीन किसी एक लक्षण का निर्धारण करती है तो वो परिघटना क्या कहलाती है? बहुजीनी वंशागति कहलाती है, जिसको हम मात्रात्मक वंशागति भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए जी, अब देखिए जो बहुप्रभाविता है इसमें एक जीन के अनेक लक्षण प्ररूप हमें प्राप्त होते हैं। एक जीन के क्या मिलते हैं बेटा? अनेक लक्षण प्ररूप प्राप्त होते हैं। और बहुजीनी वंशागति के अंदर हमें एक लक्षण के अनेक मध्यवर्ती रूप प्राप्त होते हैं। देखिए बहुप्रभाविता में एक जीन के क्या मिलते हैं? अनेक लक्षण प्रारूप मिलते हैं, और बहुजीनी वंशागति में एक लक्षण के अनेक मध्यवर्ती रूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये अंतर होता है किसके अंदर? बहुप्रभाविता के अंदर और बहुजीनी वंशागति के अंदर। क्लियर है बेटा? चलिए जी, अब दोनों के उदाहरण अपन देखते हैं। बहुप्रभाविता की क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? पहला उदाहरण अपन देखते हैं इसमें, उद्यान मटर में बीज की आकृति एवं स्टार्च कणों का आकार। उद्यान मटर में बीज की आकृति और स्टार्च कणों का आकार, इन दोनों लक्षणों का निर्धारण एक ही जीन के द्वारा किया जाता है, तो ये बहुप्रभाविता का उदाहरण है। दूसरा देखिए अपन, उद्यान मटर में पुष्प का रंग बीजावरण का रंग एवं पत्तियों के कक्ष में लाल धब्बे। उद्यान मटर में पुष्प का रंग, बीजावरण का रंग और पत्तियों के कक्ष में लाल धब्बे, ये 3 लक्षण हैं, और इन तीनों लक्षणों का निर्धारण भी एक ही जीन के द्वारा किया जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है बेटा? चलिए जी, इसी तरह से अपन देखिए तीसरा उदाहरण,
फिनाइल कीटोन्यूरिया और चौथा उदाहरण सिकल सेल एनीमिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों लक्षण भी किसका उदाहरण है बेटा? बहु प्रभाविता का उदाहरण है। क्लियर है? फिनाइल कीटोन्यूरिया एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है, ऐसे ही सिकल सेल एनीमिया की जीन भी एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करती है। तो अगर बहु प्रभाविता के उदाहरण पूछे जाते हैं तो ये चार में से कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। जितने उदाहरण पूछे गए हैं उतने आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, तो ये बहु प्रभाविता है। ठीक, बहुजीनी वंशागति के उदाहरण अगर अपन देखें, इसमें पहला उदाहरण है मनुष्य में त्वचा का रंग। मनुष्य में त्वचा का रंग जो तीन जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। इसी तरह से गेहूं में दानों का रंग, गेहूं में दानों का रंग ये 2 जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। इसी तरह से मनुष्य की ऊंचाई या कद, मनुष्य में बुद्धिमत्ता, ये सारे ऐसे लक्षण हैं जिनका निर्धारण एक से अधिक जीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है बेटा? तो बहुजीनी वंशागति में अगर अपन एग्जाम्पल देखिए तो मनुष्य में त्वचा का रंग है जो 3 जीन के द्वारा निर्धारित होता है। गेहूं में दानों का रंग है जो 2 जीन के द्वारा निर्धारित होता है। क्लियर है बेटा? इस तरह से और भी कई सारे लक्षण हैं, जैसे मनुष्य की ऊंचाई है, मनुष्य की बुद्धिमत्ता है, जानवरों के अंदर दुग्ध उत्पादन है। ये सारे ऐसे लक्षण हैं जिनका निर्धारण एक से अधिक जीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है बेटा? तो बहु प्रभाविता और बहुजीनी वंशागति दोनों के अंदर डिफरेंस हमें आना चाहिए और इनके एग्जाम्पल भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है। बहुजीनी वंशागति क्या है, इसका कोई एक उदाहरण दीजिए, या बहु प्रभाविता क्या है, इसका कोई एक उदाहरण दीजिए। तो मैंने बहु प्रभाविता और बहुजीनी वंशागति दोनों की परिभाषा और उदाहरण दोनों आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है बेटा? चलिए जी, इसके बाद अब नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर से। ठीक है? मेंडेलियन जो असामान्यताएं हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ रोग हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और वहां से किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, तो अब अपन बात करते हैं मेंडेलियन असामान्यताओं। तो देखिए बेटा, जो मेंडेलियन असामान्यताएं हैं इसके अंदर हम 2 तरह के लक्षणों की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे लिंग सहलग्न लक्षणों की और दूसरी हम बात करेंगे ऑटोसोमल लक्षणों की। ठीक है? लिंग सहलग्न लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जिनकी जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाई जाती है वो कहलाते हैं लिंग सहलग्न लक्षण, और ऐसे लक्षण जिनकी जीन ऑटोजोम पर या कायिक गुणसूत्रों पर पाई जाती है उनको हम कहते हैं ऑटोजोमल लक्षण। ठीक है? आप जानते हैं मनुष्य के अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं बेटा, और इन 46 गुणसूत्रों में 44 तो होते हैं ऑटोजोम कायिक गुणसूत्र और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। ठीक है? जैसे अगर अपन मादा में देखें, मादा के अंदर 44 ऑटोजोम है और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, और दोनों लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? एक्स है। और नर की अगर अपन बात करें, नर में भी 44 ऑटोजोम होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, लेकिन नर में लिंग गुणसूत्र क्या है? एक्स और वाई होते हैं। ठीक है? तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनकी जीन ऑटोजोम पर पाई जाती है, उनको हम ऑटोजोमल लक्षण कहते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनकी जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाई जाती है, उनको हम लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लिंग सहलग्न लक्षणों की,
और इसमें दो प्रमुख लक्षण है बेटा, एक तो है हीमोफीलिया और दूसरा है वर्णांधता। ठीक है, हीमोफीलिया और वर्णांधता ये दोनों आनुवांशिक रोग है और इन दोनों रोगों की जीन कहां पाई जाती है? एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। मतलब ये दोनों एक्स लिंग सहलग्न लक्षण है। क्लियर है? और जीन इनकी अप्रभावी होती है। अप्रभावी जीन जो होगी वो केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले अपन इन दोनों लक्षणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हीमोफीलिया, उसके बाद अपन बात करेंगे वर्णांधता की। ठीक है, चलिए। सबसे पहला लक्षण है बेटा हीमोफीलिया। ये एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी लक्षण है। कैसा लक्षण है बेटा? ये एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। एक आनुवांशिक रोग ये है जिसमें कोई भी चोट या घाव लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। चोट या घाव लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है और चोट या घाव से लगातार रक्त बहता रहता है और बहुत ज्यादा रक्त स्राव होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये हीमोफीलिया है। अब इसका कारण क्या है, किस कारण से ये होता है? तो जैसा कि अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं रक्त स्कंदन में, जिसमें लगभग 13 स्कंदन कारक भाग लेते हैं। रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में 13 स्कंदन कारक भाग लेते हैं। अगर इनमें से किसी भी स्कंदन कारक का निर्माण नहीं होता है तो रक्त स्कंदन नहीं होता है। ठीक, तो हीमोफीलिया रोग का कारण क्या है? इसके अंदर कुछ रक्त स्कंदन कारकों का निर्माण नहीं होता है क्योंकि उन कारकों का निर्माण करने वाली जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से कारक इसमें नहीं बनते हैं? तो देखिए, जो हीमोफीलिया है उसके दो रूप है। एक तो होता है हीमोफीलिया ए और दूसरा है हीमोफीलिया बी। दोनों में अलग अलग स्कंदन कारकों का निर्माण नहीं होता है। तो कारण क्या है बेटा? रक्त स्कंदन से संबंधित कारकों का निर्माण नहीं होना, ये हीमोफीलिया रोग का कारण है। ठीक है, अब दो तरह का हीमोफीलिया होता है। एक होता है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए, इसके अंदर रक्त स्कंदन के 8वें कारक का निर्माण नहीं होता है। कौन से कारक का? रक्त स्कंदन के 8वें कारक का निर्माण नहीं होता है। 8वां कारक कौन सा होता है बेटा? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। शॉर्ट में इसको लिख देते हैं अपन AHG। ये रक्त स्कंदन का 8वां कारक है। इस कारक का निर्माण नहीं होने के कारण होता है हीमोफीलिया ए। और ये हीमोफीलिया सबसे पहले ब्रिटेन के राज परिवार या जो क्वीन विक्टोरिया थी, उस क्वीन विक्टोरिया के राज परिवार के अंदर ये रोग देखा गया था। इसीलिए हीमोफीलिया ए को हम शाही रोग या रॉयल डिजीज कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शाही रोग या रॉयल डिजीज इसको कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली के अंदर देखा गया था और कई पीढ़ियों तक ये रोग उनके परिवार में वंशागत होता गया। तो इसीलिए इसको शाही रोग या रॉयल डिजीज कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये है हीमोफीलिया ए, जो रक्त स्कंदन में 8वें कारक की कमी के कारण होता है। ठीक है, और 8वां कारक कौन सा होता है? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन होता है। ठीक है, दूसरा है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी, ये रक्त स्कंदन के 9वें कारक की कमी से होता है। रक्त स्कंदन की 9वें कारक की कमी से होता है। रक्त स्कंदन का 9वां कारक होता है बेटा क्रिस्टमस फैक्टर। कौन सा होता है?
क्रिसमस फैक्टर, तो इस फैक्टर की कमी की वजह से होता है हीमोफीलिया बी, ये रक्त स्पंदन का नवा कारक होता है क्रिसमस फैक्टर। क्लियर है? तो दो तरह का हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ठीक है बेटा। अब देखिए इस हीमोफीलिया के लिए नर और मादा में क्या संभावित जीनोटाइप मिल सकते हैं? हीमोफीलिया के लिए नर तथा मादा में संभावित जीनोटाइप क्या होंगे? अगर अपन मादा की बात करते हैं बेटा, मादा में तीन तरह के जीनोटाइप मिल सकते हैं, XX, XHX और XHXH। ठीक है? XX है मतलब दोनों गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया की जीन नहीं है, इसका मतलब मादा कैसी होगी? इस केस में सामान्य होगी। इस केस में अपन देखिए यहां पर दो X में से केवल एक X पर ही हीमोफीलिया की जीन है। स्मॉल h क्या है? हीमोफीलिया की जीन, अप्रभावी जीन के कारण होता है, तो ये स्मॉल h क्या है? अप्रभावी जीन है। और एक ही गुणसूत्र पर है, मतलब माता यहाँ पर विषम युग्मजी है, और विषम युग्मजी माता जो होती है उसको अपन बोलते हैं वाहक, और ये भी बिल्कुल क्या होती है बेटा? सामान्य होती है। इसमें खुद में हीमोफीलिया रोग नहीं होता है, लेकिन ये मादा संततियों के अंदर इस जीन का स्थानांतरण कर सकती है, क्योंकि इसके पास हीमोफीलिया की जीन है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वाहक कहते हैं। ये खुद सामान्य है लेकिन अपनी संततियों में रोग का संचरण कर सकती है, इसलिए वाहक इसको कहा गया है। और तीसरा आप देखिए इसमें दोनों गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया की जीन है और समयुग्मजी अवस्था में है, तो ये सदस्य को क्या कर देगी बेटा? रोगी बना देगी। तो जिस मादा में दोनों X पर हीमोफिलिक जीन है, मतलब जो हीमोफिलिक जीन के लिए समयुग्मजी मादा है, वो क्या होती है? रोगी होती है। ठीक है? उसमें हीमोफीलिया रोग होता है। ठीक, तो ये मादा के संभावित जीनोटाइप है। नर की अगर अपन बात करें, नर में दो जीनोटाइप पॉसिबल है, XY और XHY। अगर ये जीनोटाइप है तो नर बिल्कुल क्या होगा बेटा? सामान्य होगा, और अगर ये जीनोटाइप है तो नर क्या हो जाएगा? रोगी हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये नर और मादा में संभावित जीनोटाइप मिलते हैं, किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए। अब एक महत्वपूर्ण बात, हीमोफीलिया रोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। हीमोफीलिया के होने की संभावना किसमें ज्यादा होती है बेटा? पुरुषों में ज्यादा होती है महिलाओं की तुलना में। ऐसा क्यों है? महिलाओं के अंदर रोग तभी होता है जब उसके पिता हीमोफिलिक हो और माता वाहक हो। ठीक है? महिलाओं के अंदर या पुत्रियों के अंदर हीमोफीलिया रोग तभी आता है जब पिता हीमोफीलिया से ग्रसित हो और माता हीमोफीलिया की वाहक हो। ठीक है? अगर पिता सामान्य है तो पुत्रियों में कभी भी हीमोफीलिया रोग नहीं आएगा। पुत्रियों में हीमोफीलिया रोग तभी आ सकता है जब उनकी माता क्या होगी बेटा? वाहक होगी, मतलब XHX, और पिता क्या होंगे? रोगी होंगे, मतलब XHY होंगे। इसी केस में आप देखेंगे पुत्रियों के अंदर हीमोफीलिया आ जाएगा। चार संततियां मिलेगी, XHXH, XHX, XHY और XY। ठीक है बेटा? और इन चार संततियों में से आप देखिए ये पुत्री है, इस पुत्री के अंदर हीमोफीलिया आ रहा है। ठीक है बेटा? अगर पिता रोगी नहीं है, पिता अगर सामान्य है, तो पुत्रियों में कभी भी हीमोफीलिया नहीं आएगा, या माता भी बिल्कुल सामान्य है तो भी पुत्रियों में हीमोफीलिया नहीं आएगा। क्लियर है? तो पुत्रियों में हीमोफीलिया तभी होता है जब पिता रोगी होता है और माता हीमोफीलिया की वाहक होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हीमोफीलिया रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा होता है। ठीक है? पुरुषों के अंदर तो रोग माता और पिता दोनों के सामान्य होने पर भी आ सकता है। जैसे एक केस देखें जिसमें माता वाहक है, माता वाहक है तो माता तो क्या है? सामान्य है बेटा, माता में कोई रोग नहीं है, और पिता है वो भी सामान्य है, मतलब XY। माता वाहक है, पिता सामान्य है, मतलब एक तरह से रोग तो किसी में नहीं है, दोनों ही सामान्य है। लेकिन इस केस में अगर अपन संततियां देखेंगे तो यहां पर आप देखिए संततियां क्या आएंगी? XHX, XHY,
XX और XY। आप यहां पर देखिए, यहां पर ये जो पुत्र है, ये पुत्र हीमोफीलिया से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। बाकी किसी भी संतति में हीमोफीलिया नहीं है, केवल किसमें है, पुत्र में हीमोफीलिया है। तो कहने का मतलब ये है कि पुत्र में हीमोफीलिया माता के वाहक होने पर भी आ सकता है। पुत्र में हीमोफीलिया माता के वाहक होने पर भी आ सकता है, लेकिन पुत्रियों में हीमोफीलिया केवल तभी आएगा जब माता वाहक हो और पिता रोगी हो। पिता का रोगी होना जरूरी है, तभी आएगा। क्लियर है बेटा? तो ये आप चीज को ध्यान रखना है कि हीमोफीलिया रोग पुरुषों की तुलनाओं में महिलाओं में ज्यादा मिलता है। क्लियर है बेटा? तो ये पहला एक्स लिंक्ड संलग्न रोग अपन ने डिस्कस कर लिया है। दूसरा एक्स लिंक्ड संलग्न अप्रभावी रोग होता है बेटा वर्णांधता, जिसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। ठीक है, ये भी एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। कैसा लक्षण है? ये भी एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। मतलब इस लक्षण की जीन भी कहां होती है बेटा, एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है, और अप्रभावी जीन के कारण ये रोग होता है। क्लियर? और इस रोग में क्या होता है, जो व्यक्ति है वो लाल तथा हरे रंग की पहचान करने में असमर्थ हो जाता है। कौन से रंगों की पहचान व्यक्ति नहीं कर पाता है? लाल और हरे रंग की पहचान करने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है रेटिना में उपस्थित दृष्टि संकुओं में विकृति आ जाना। ठीक है, हमारे आंखों की जो रेटिना है उसमें दो तरह की कोशिकाएं होती है, एक तो शलाका और एक शंकु। शलाकाओं का काम होता है प्रकाश और अंधकार में विभेदन करना, और शंकुओं का कार्य होता है रंगों को पहचानना, रंगों के विभेदन में सहायता करना। ठीक है, तो ये जो शंकु होते हैं, इन शंकुओं में अगर कोई विकृति आ जाती है तो उसके कारण व्यक्ति लाल और हरे रंगों की पहचान करने में असमर्थ हो जाता है, और इस रोग को हम क्या बोलते हैं, वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, ये भी हीमोफीलिया की तरह ही एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। इसकी वंशागति भी उसी तरह होती है जैसे हीमोफीलिया की होती है। मतलब वर्णांधता भी पुरुषों में ज्यादा होता है, महिलाओं के अंदर कम होता है। ठीक है, ये लगभग 8% पुरुषों के अंदर मिलता है और लगभग 0.4% महिलाओं के अंदर ये रोग देखा जाता है। 8% पुरुषों में और 0.4% महिलाओं के अंदर वर्णांधता देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी ज्यादातर किसमें मिलता है, पुरुषों के अंदर मिलता है महिलाओं की तुलना में। ठीक है बेटा, तो ये दोनों एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, या एक तरह से मेंडेलियन विकार है जो जीन उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, हीमोफीलिया और वर्णांधता। ठीक है, चलिए जी, अब अपन आ जाते हैं कुछ ऑटोजोमल लक्षणों पर। ऑटोजोमल लक्षण मैंने आपको बताए थे, ऐसे लक्षण जिनकी जीन कहां पाई जाती है बेटा, ऑटोजोम पर पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं ऑटोजोमल लक्षण। ठीक है, और ऑटोजोमल लक्षणों के अंदर भी हम कुछ रोगों की बात करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट जो रोग है आपके लिए वो है पहला सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, जिसको अपन हंसियाकार अरक्तता भी कहते हैं। दूसरा रोग है थैलेसीमिया। तीसरा है फिनाइल कीटोन्यूरिया, और चौथा सिस्टिक फाइब्रोसिस।
ठीक, और रंजकहीनता, ये कुछ प्रमुख ऑटोजोमल लक्षण है और ये भी एक तरह से आनुवांशिक रोग होते हैं। ठीक, इन रोगों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर फिनाइल कीटोन्यूरिया की। फिनाइल कीटोन्यूरिया बेटा एक जन्मजात उपापचयी असामान्यता है, जन्म से ही होती है, एक उपापचयी असामान्यता इसको कहा जाता है। ऑटोजोम पर उपस्थित एक अप्रभावी जीन के कारण ये होता है, इसलिए इसको ऑटोजोमल अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोजोमल अप्रभावी लक्षण है कौन? फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक, अब इस रोग में होता क्या है? इस रोग के अंदर एक एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का निर्माण करने वाली जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है। कौन सा एंजाइम है बेटा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, इस एंजाइम का निर्माण करने वाली जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्रभावित व्यक्ति में इस एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इस एंजाइम का काम क्या होता है? ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन को, फिनाइल एलेनिन एक अमीनो अम्ल है, इस फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होता है। क्या काम है इस एंजाइम का? फिनाइल एलेनिन को किसमें बदलने के लिए चाहिए? ये टायरोसिन अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होता है। तो अगर किसी व्यक्ति में इस एंजाइम की कमी हो जाती है तो उनमें फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता है और फिनाइल एलेनिन शरीर में एकत्र होता जाता है और बाद में ये फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल पायरुवेट तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? फिनाइल एलेनिन फिनाइल पायरुवेट में और अन्य व्युत्पन्नों में ये परिवर्तित हो जाता है और ये जो पदार्थ होते हैं ये मस्तिष्क के ऊतकों में एकत्र हो जाते हैं और मस्तिष्क के ऊतकों में एकत्र होकर के मानसिक विक्षिप्तता पैदा कर देते हैं। तो जिनको भी फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है उनमें क्या आ जाती है बेटा? मानसिक विक्षिप्तता आ जाती है। ठीक है, दूसरा ये रोग त्वचा की वर्णकता को भी प्रभावित करता है। ठीक, क्योंकि त्वचा की वर्णकता के लिए उत्तरदायी है मेलेनिन वर्णक और मेलेनिन वर्णक बनाने के लिए चाहिए टायरोसिन और टायरोसिन कैसे बनेगा? फिनाइल एलेनिन से बनेगा। फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनाने के लिए ये एंजाइम चाहिए। अगर इस एंजाइम की कमी है तो टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलेनिन नहीं बनेगा और मेलेनिन नहीं बनेगा तो त्वचा की वर्णकता प्रभावित हो जाएगी। तो त्वचा की वर्णकता को भी ये प्रभावित करता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है? एक तो व्यक्ति में क्या आ जाती है बेटा? मानसिक विक्षिप्तता आ जाती है और दूसरा त्वचा की वर्णकता को भी ये प्रभावित करता है। क्लियर है? और इस फिनाइल पायरुवेट की अतिरिक्त मात्रा वृक्कों के द्वारा भी पुनरावशोषित नहीं हो पाती है, इसलिए ये अतिरिक्त मात्रा मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलती रहती है। इसीलिए रोग का नाम रखा है फिनाइल कीटोन्यूरिया, मतलब मूत्र के साथ ये जो फिनाइल एलेनिन या पायरुवेट है ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता रहता है। क्लियर है बेटा? तो ये है फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। ठीक है, अब फिनाइल कीटोन्यूरिया की जो जीन है ये प्लियोट्रॉपिज्म का उदाहरण है। मैंने उदाहरण में बताया था फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया। तो ये प्लियोट्रॉपिज्म का उदाहरण क्यों हो गई? क्योंकि एक जीन से मानसिक विक्षिप्तता भी आ रही है, मतलब मानसिक विकास को भी ये प्रभावित कर रही है और त्वचा की वर्णकता भी प्रभावित हो रही है। तो एक जीन एक से ज्यादा लक्षणों को प्रभावित कर रही है, इसीलिए अपन कहते हैं कि फिनाइल कीटोन्यूरिया बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपिज्म का भी क्या होता है? उदाहरण होता है। ठीक है बेटा,
चलिए जी, तो ये हो गया किसके बारे में, फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। ठीक, चलिए जी, अब अपन आ जाते हैं अगला रोग। अगला रोग है सिकल सेल एनीमिया, जिसको अपन बोलते हैं हंसियाकार अरक्तता। सिकल सेल एनीमिया या हंसियाकार अरक्तता, ये इंपॉर्टेंट डिजीज है बेटा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सिकल सेल एनीमिया पर। ठीक है, ये भी एक ऑटोजोमल अप्रभावी लक्षण है, मतलब ऑटोजोम पर उपस्थित अप्रभावी जीन की वजह से ये रोग होता है। ठीक है बेटा, इस रोग का कारण है बिंदु उत्परिवर्तन। इंपॉर्टेंट बात है, सिकल सेल एनीमिया का कारण क्या है, बिंदु उत्परिवर्तन है। बिंदु उत्परिवर्तन का अर्थ होता है डीएनए के अंदर किसी एक क्षार युग्म में परिवर्तन हो जाना। डीएनए में अगर किसी एक क्षार युग्म में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। और इसी बिंदु उत्परिवर्तन के कारण मनुष्य में एक रोग होता है, कौन सा, सिकल सेल एनीमिया, जिसको हंसियाकार अरक्तता भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोजोमल अप्रभावी लक्षण है और किसके कारण होता है बेटा, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, डीएनए में क्या हो गया, बिंदु उत्परिवर्तन हो जाता है और उस बिंदु उत्परिवर्तन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन की, हीमोग्लोबिन में जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उस बीटा ग्लोबिन चेन के छठे नंबर पर उपस्थित अमीनो अम्ल ग्लूटामिक एसिड का प्रतिस्थापन वैलीन अमीनो अम्ल से हो जाता है। डीएनए में बिंदु उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन के छठे नंबर पर उपस्थित अमीनो अम्ल ग्लूटामिक एसिड का प्रतिस्थापन किससे हो जाता है, वैलीन से हो जाता है और इसके कारण आरबीसी में असामान्य हीमोग्लोबिन या उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन बन जाता है। क्या बन जाता है, आरबीसी में असामान्य या उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसको अपन HbS से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, HbS से। ठीक है बेटा, और ये उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन निम्न ऑक्सीजन तनाव में बहुलीकरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ये निम्न ऑक्सीजन तनाव में बहुलीकरण दर्शाता है और इसके कारण आरबीसी की जो आकृति है वो उभयावतल से हंसियाकार हो जाती है। आरबीसी की नॉर्मल शेप क्या होती है, उभयावतल होती है, बाइकॉनकेव शेप की होती है आरबीसी सामान्यतः, लेकिन इसमें आरबीसी की आकृति उभयावतल से कैसी हो जाती है बेटा, हंसियाकार हो जाती है और ऐसी आरबीसी का क्या हो जाता है, लयन हो जाता है, जिससे व्यक्ति गंभीर एनीमिया से ग्रसित हो जाता है और उसी एनीमिया को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है बेटा, तो ये सिकल सेल एनीमिया होता है जो बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। बिंदु उत्परिवर्तन से हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन के छठे नंबर पर उपस्थित अमीनो अम्ल ग्लूटामिक एसिड का प्रतिस्थापन वैलीन से हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी में असामान्य या उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन बन जाता है और ये उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन निम्न ऑक्सीजन तनाव में बहुलीकरण दर्शाता है, जिससे आरबीसी की आकृति उभयावतल से हंसियाकार हो जाती है। ऐसी आरबीसी का लयन हो जाता है और व्यक्ति गंभीर एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हीमोफीलिया के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि किस तरह से डीएनए में बिंदु उत्परिवर्तन होता है और उसका क्या परिणाम आगे निकलता है, तो वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन सामान्य हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। सामान्य हीमोग्लोबिन, जिसको अपन HbA से लिखते हैं बेटा। सामान्य हीमोग्लोबिन में क्या होता है, देखो डीएनए है, डीएनए की दो श्रृंखलाएं हैं,
एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है। 5 प्राइम से 3 प्राइम श्रृंखला का क्रम होता है GAG और इस श्रृंखला का क्रम होता है CTC। ठीक है बेटा, इस DNA का अनुलेखन होता है। अनुलेखन का मतलब इससे mRNA बनता है और आप जानते हैं कि अनुलेखन में DNA की केवल एक ही श्रृंखला भाग लेती है, कौन सी? 3 प्राइम से 5 प्राइम। और जो भी अनुलेखन से mRNA बनता है वो इस श्रृंखला का क्या बनता है? पूरक बनता है। तो इसका पूरक mRNA क्या बन जाएगा बेटा? GAG बन जाएगा। क्या बन जाएगा? GAG। मतलब mRNA के अंदर जो कोडोन होगा वो क्या होगा? GAG होगा। और आप जानते हैं कि कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, तो इस GAG कोडोन से हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन बनेगी, उस बीटा ग्लोबिन चेन में छठे नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड बनेगा? ग्लूटामिक एसिड। कौन सा एसिड होगा? ग्लूटामिक एसिड होगा। ठीक है, ये सामान्य बीटा ग्लोबिन चेन है जिसमें छठे नंबर पे क्या बनता है? ग्लूटामिक एसिड बनता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। ठीक, अब अगर DNA में बिंदु उत्परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण क्या बनता है? उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन बनता है। कौन सा हीमोग्लोबिन? उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन, जिसको अपन लिखते हैं HbS से। ठीक है, बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है? DNA की जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसमें थाइमिन की जगह आ जाता है एडेनिन। थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा बेटा? एडेनिन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर थाइमिन था, बिंदु उत्परिवर्तन हुआ, थाइमिन की जगह क्या आ गया? एडेनिन आ गया। मतलब DNA में एक क्षार युग्म बदल गया। AT था, उसकी जगह क्या हो गया? TA हो गया। तो एक क्षार युग्म में परिवर्तन आ गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन कहेंगे। तो DNA में एक क्षार युग्म में परिवर्तन आ गया। अब इस उत्परिवर्तन के बाद अगर इस DNA का अनुलेखन होगा तो इससे जो mRNA बनेगा, उस mRNA का अनुक्रम क्या हो जाएगा बेटा? GUG हो जाएगा। और ये GUG बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा? वैलिन को कोड करेगा। पहले कौन सा अमीनो एसिड बन रहा था बेटा? सामान्य हीमोग्लोबिन बन रहा था जब ग्लूटामिक एसिड बन रहा था। उत्परिवर्तन के बाद अब क्या बन रहा है? वैलिन बन रहा है। मतलब बीटा ग्लोबिन चेन में छठे नंबर पर जो अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी जगह वैलिन आ जाता है और इसी वजह से असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है बेटा। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया मैंने बताया था ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण है। इसकी जीन कहां पाई जाती है? ऑटोसोम पर पाई जाती है। तो इस सिकल सेल एनीमिया के लिए संभावित जीनोटाइप क्या हो सकते हैं? एक तो ये जीनोटाइप मिल सकता है, एक ये जीनोटाइप हो सकता है और एक ये जीनोटाइप हो सकता है। ठीक है बेटा, नर और मादा दोनों में ये 3 तरह के जीनोटाइप मिल सकते हैं। अगर ये जीनोटाइप है तो आरबीसी में बिल्कुल सामान्य हीमोग्लोबिन बनेगा। अगर ये जीनोटाइप होता है तो इसमें सदस्य क्या होते हैं? वाहक होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो सिकल सेल एनीमिया के वाहक होते हैं वो सह प्रभाविता भी दर्शाते हैं। सह प्रभाविता मैंने आपको बताया था जिसमें दोनों एलील अपना प्रभाव दर्शाती है। मतलब HbA और HbS ये दोनों अपना प्रभाव दर्शाएंगे। इसके कारण आरबीसी में सामान्य हीमोग्लोबिन भी बनेगा और असामान्य हीमोग्लोबिन भी बनेगा। दोनों तरह का हीमोग्लोबिन इनकी आरबीसी में बनेगा। कौन से सदस्यों की? जो वाहक होंगे सिकल सेल एनीमिया के, उनकी आरबीसी में। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, सिकल सेल एनीमिया के वाहक सदस्य सह प्रभाविता दर्शाते हैं। इनमें विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों एलील अपना प्रभाव दर्शाती है, जिससे इनकी आरबीसी में सामान्य और असामान्य दोनों तरह की हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो सदस्य होते हैं वाहक, ये सदस्य मलेरिया के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। मलेरिया के लिए क्या होते हैं बेटा? ये
प्रतिरोधी होते हैं। इन व्यक्तियों की आरबीसी में मलेरिया परजीवी गुणन नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये मलेरिया के लिए क्या हो जाते हैं, प्रतिरोधी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। सिकल सेल एनीमिया के वाहक मलेरिया के लिए क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। और इस केस में सदस्य क्या हो जाएगा बेटा, रोगी हो जाएगा, मतलब उसमें सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में है। इन जीनोटाइप को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए, इस रूप में भी अपन जीनोटाइप को लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सिकल सेल एनीमिया है और इसकी जीन भी बहु प्रभाविता दर्शाती है, मतलब एक से ज्यादा लक्षणों को प्रभावित कर रही है। कैसे, आरबीसी की आकृति को बदल रही है और दूसरा व्यक्ति को मलेरिया के लिए प्रतिरोधकता भी दे रही है। तो इसीलिए सिकल सेल एनीमिया को भी अपन बहु प्रभाविता का उदाहरण कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दो डिजीज अपन ने डिस्कस की, फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है बेटा, चलिए जी अब अपन आ जाते हैं तीसरे रोग पर, वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया भी बेटा ऑटोजोमल अप्रभावी लक्षण है। कैसा लक्षण है, ये भी ऑटोजोमल अप्रभावी लक्षण होता है। और ये जो रोग होता है ये फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के कारण होता है। कौन से उत्परिवर्तन के कारण होता है बेटा, ये फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के कारण होता है। अब फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में डीएनए में किसी एक क्षार का विलोपन हो जाता है या कोई एक नया क्षार जुड़ जाता है। डीएनए में किसी नए क्षार के जुड़ने या किसी क्षार के विलोपित हो जाने से, किसी क्षार के हट जाने से जो उत्परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। ठीक है बेटा, तो ये जो थैलेसीमिया है ये फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसमें डीएनए में किसी क्षार का क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है। क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है। और इस फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के कारण हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन होती है, दो तरह की चेन होती है ग्लोबिन, एक तो अल्फा चेन और एक बीटा चेन। ठीक है, इन अल्फा और बीटा चेन के संश्लेषण में विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या विकार आ जाता है, इन अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन में से एक ग्लोबिन चेन ज्यादा संख्या में बनती है और दूसरी ग्लोबिन चेन कम संख्या में बनने लग जाती है। जैसे अल्फा ग्लोबिन चेन ज्यादा बन रही है तो बीटा ग्लोबिन चेन कम बनेगी, या बीटा ग्लोबिन चेन ज्यादा बन रही है तो अल्फा चेन कम संख्या में बनेगी। मतलब दोनों में से कोई एक चेन ज्यादा बनती है और दूसरी कम बनती है, जबकि होना क्या चाहिए था, दोनों चेन समान संख्या में बननी चाहिए थी। क्योंकि हीमोग्लोबिन आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर दो घटक होते हैं बेटा, एक तो हीम होता है और एक ग्लोबिन होता है ना। और ग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। तो दोनों चेन बराबर संख्या में बनती है सामान्य व्यक्ति में तो, लेकिन थैलेसीमिया के अंदर एक चेन ज्यादा बनती है तो दूसरी कम संख्या में बनती है, या दूसरी कम संख्या में बनती है तो पहले वाली ज्यादा संख्या में बन जाती है। तो ये परिवर्तन आ जाता है ग्लोबिन चेन के संश्लेषण में और उससे होता है थैलेसीमिया। ठीक है, अब जो भी चेन ज्यादा संख्या में बनती है, जो अतिरिक्त चेन होती है वो अघुलनशील होती है, इसलिए आरबीसी में एकत्र हो जाती है और अवक्षेप बना लेती है और उससे आरबीसी का लयन हो जाता है और व्यक्ति गंभीर एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। तो ये थैलेसीमिया है। ठीक है बेटा, तो थैलेसीमिया का कारण है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, जिसमें डीएनए में कोई एक क्षार में क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है, उससे ग्लोबिन चेन के संश्लेषण में विकार उत्पन्न हो जाता है। एक ग्लोबिन चेन ज्यादा संख्या में बनती है, दूसरी कम संख्या में बनने लग जाती है। जो अतिरिक्त चेन होती है वो अघुलनशील होने की वजह से आरबीसीज में एकत्र हो जाती है और अवक्षेप बना लेती है, जिससे आरबीसीज का लयन हो जाता है और व्यक्ति गंभीर एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा अब ये जो थैलेसीमिया है इसमें कौन सी ग्लोबिन चेन का संश्लेषण प्रभावित हो रहा है, इस आधार पे ये दो तरह का होता है।
एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। एक तो कौन सा है, अल्फा थैलेसीमिया, और दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। ठीक है बेटा, अल्फा थैलेसीमिया का नियंत्रण ऑटोसोम नंबर 16 पर उपस्थित दो जीन करती है, HBA1 और HBA2। कौन सी जीन करती है, ऑटोसोम नंबर 16 पर उपस्थित जीन HBA1 और HBA2 अल्फा थैलेसीमिया का नियंत्रण करती है। इन जीन में उत्परिवर्तन से अल्फा थैलेसीमिया होता है, और इस अल्फा थैलेसीमिया में होता क्या है, जो अल्फा चेन है इनका संश्लेषण कम हो जाता है और बीटा चेन का संश्लेषण ज्यादा संख्या में होने लगता है। अल्फा चेन का संश्लेषण कम हो जाता है, बीटा चेन ज्यादा संख्या में बनती है, तो इससे होता है अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है बेटा, और बीटा थैलेसीमिया जो होता है इसका नियंत्रण ऑटोसोम नंबर 11 पर उपस्थित जीन HBB के द्वारा होता है। एक जीन ही इसका नियंत्रण करती है, कौन सी, HBB। इस जीन में उत्परिवर्तन से होता है बीटा थैलेसीमिया, और बीटा थैलेसीमिया के अंदर बीटा ग्लोबिन चेन का संश्लेषण कम हो जाता है और अल्फा चेन का संश्लेषण ज्यादा संख्या में होने लगता है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन कम बनती है, बीटा चेन ज्यादा बनती है। बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन कम बनती है, अल्फा चेन ज्यादा बन जाती है। ठीक है, और अल्फा थैलेसीमिया का नियंत्रण ऑटोसोम नंबर 16 पर उपस्थित दो जीन करती है, HBA1 और HBA2, और बीटा थैलेसीमिया का नियंत्रण ऑटोसोम नंबर 11 पर उपस्थित जीन करती है, कौन सा, HBB। क्लियर है बेटा, तो ये है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया में भी व्यक्ति में एनीमिया होता है और सिकल सेल एनीमिया में भी एनीमिया हो रहा है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो देखिए, जो सिकल सेल एनीमिया है इसके अंदर जो बीटा ग्लोबिन चेन बनती है वो सही नहीं बनती है। ठीक है, क्यों सही नहीं बनती है, क्योंकि वहां पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है, तो इनकरेक्ट बीटा ग्लोबिन चेन बनती है। लेकिन जो थैलेसीमिया है उसमें किसी अमीनो अम्ल में परिवर्तन नहीं आ रहा है, ग्लोबिन चेन की संख्या में परिवर्तन आ रहा है। एक चेन ज्यादा संख्या में बन रही है, दूसरी कम संख्या में बन रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिकल सेल एनीमिया एक गुणात्मक लक्षण है। कैसा लक्षण है, गुणात्मक। और थैलेसीमिया कैसा है, एक मात्रात्मक लक्षण है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में ग्लोबिन चेन की क्वालिटी चेंज हो रही है और उसके अंदर क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो एक गुणात्मक है और दूसरा संख्यात्मक है। ठीक है, दूसरा जो सिकल सेल एनीमिया हुआ है ये बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है और फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के कारण होता है थैलेसीमिया। तो दोनों का कारण भी अलग अलग है ना। सिकल सेल एनीमिया बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है और थैलेसीमिया फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया की जीन ऑटोसोम नंबर 11 पर होती है और थैलेसीमिया की जीन ऑटोसोम नंबर 16 पर भी है और ऑटोसोम नंबर 11 पर भी है। जैसे अल्फा थैलेसीमिया की 16 पर है और बीटा थैलेसीमिया की 11 पर होती है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस होता है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये विकार हो गया कौन सा, थैलेसीमिया। तो 3 ऑटोसोमल विकार अपन डिस्कस कर चुके हैं। पहला फिनाइल कीटोन्यूरिया, दूसरा सिकल सेल एनीमिया और तीसरा है थैलेसीमिया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई भी विकार आपसे पूछा जा सकता है, तीनों ही विकार इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा, चलेगी। तो ये अपन ने मेंडेलियन विकारों के बारे में बात करी है। ठीक है, तो मेंडेलियन में कुछ अपन ने एक्स लिंक्ड संलग्न विकार देखे हैं और कुछ ऑटोसोमल विकार हमने देखे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सा एक्स लिंक्ड संलग्न है और कौन सा ऑटोसोमल है। तो ये मेंडेलियन विकार अपने कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए जी, अब इसके आगे की जो चर्चा है वो अपने अगले लेक्चर में करेंगे। और जो बात मैं लास्ट में आपसे कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, IMA का जो YouTube चैनल है उस पर निरंतर आपको इस तरह के लेक्चर मिलते रहेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। आपके जो भी वीक कॉन्सेप्ट है वो आप इन लेक्चर से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, बहुत कम समय में अपन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। अभी अपन थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं जेनेटिक्स का। ठीक है,
एक लेक्चर अपन ऐसा लेंगे जिसमें हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो अब तक प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं जेनेटिक्स से। ठीक है, उसका एक अलग से अपन लेक्चर लेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और अब कौन से क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा है।